हिंदी की क्लास का हमने तकरीबन ये कवर किया था इससे पहले के दो वीडियोस में। अभी एक वीडियो पहले शेयर की गई थी कल। आज एक और डाल ली जाएंगी, तो वो दो कंप्लीट भी कर लेना है और साथ ही साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे। अभी शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है। तो शिक्षण सहायक सामग्री मतलब ये होता है कि जो हेल्पफुल होती है या फिर जो कि मददगार होती है, सामग्री का क्या प्रयोग होता है, उसका इस्तेमाल। तो पहला यह है, इसमें उसके बारे में बात की जा रही है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए, मतलब दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। कि तालीम को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, एक उसके ऊपर एक प्रभाव भी पड़े, असर पड़ना, यानी कि असरअंदाज, असर मौसर साबित होने के लिए, मौसर बनाने के लिए स्वाभाविक भागीदारीता के मतलब हिस्सेदारी और सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कभी ऐसा सवाल आता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है, उसके अंदर कुछ अगर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे अगर, तो शिक्षण सहायक सामग्री ये होती है कि प्रयोग शिक्षण को, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ है ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हमारा जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बन जाए, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है एनसीएफ वगैरह सारी चीज़ों का, कि सीडीएपी में भी हमें जो सिखाया जाता है कि वो दिलचस्प बनाया जाए, कि आप जो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के तरीके को दिलचस्प बनाना। और सहायक मतलब होता है कि मददगार, जो इमदादी जो होता है, तो वो जो सामग्री होंगी तो वो और ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए और मौसर बनाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिए, इस तरह से एक सवाल आएगा, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन और आदि बच्चों को भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है। प्राथमिक स्तर की मतलब प्राइमरी लेवल की पाठ्य पुस्तकों में जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उसके अंदर जो कार्टून होंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर कार्टून, भाषण, विज्ञापन और उसी तरह से भाषा क्षमता विकास, तो ये क्या रहे। क्या होगा। हाँ, तो फर्स्ट है, उसमें सामने भी है वैसे लिखा हुआ, लेकिन उसको नहीं देखते हुए मैं मतलब डायरेक्टली सोचना है कि बाकी क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि बाधक मतलब होता है रुकावट, निरर्थक मतलब क्या होता है, निरर्थक अनुपयोगी तो मतलब जो इस्तेमाल में ना आ पाएंगे, और निरर्थक यानी वो भी बेकार में आ जाएंगे। तो वो हिसाब से क्या, सहायक एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास, सहायक, जिसकी वजह से वो जवाब भी इस तरह से आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक स्तर पर के प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी के भाषा से रिलेटेड कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें से, वो क्या है इनमें से। तो ये क्या हो जाएगा, बाल साहित्य, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, जिसने ये अभी आगे मतलब नोट्स है, एक दो सवाल इस तरह से थे बस। उसके बाद में है कि दृश्य सामग्री क्या होते हैं, विजुअल एड। विजुअल एड्स मतलब क्या होते हैं, जो देखने वाले, इसको उर्दू में क्या कहते हैं। बसरी वसाई। हाँ, बसरी वसाइल, राइट। और अगर सुनने वाले रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे।
हाँ समय वसाई। और समय दोनों में। रहेंगे तो, हाँ दोनों रहेगा तो समय बसरी बराबर। तो वो हम्म। हिसाब से यहाँ पर विजुअल एड, ऑडियो विजुअल, ये सारे अलग अलग जो आते हैं। तब ये विजुअल एड में आता है एक तो ब्लैक बोर्ड, जो देख सक रहे हैं हम, जरूरी नहीं कि कंप्यूटर होना। तो क्या है, ब्लैक बोर्ड एक हो गया, चार्ट हो गए, पाठ्य पुस्तक हो गए, मानचित्र, ये सारे विजुअल एड्स हो गए। उसके बाद में हियरिंग, सुनने वाले श्रव्य सामग्री जो होंगे, तो वो है रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर। उसी तरह से दृश्य श्रव्य सामग्री, बसरी और समय वसायल जो, समय व बसरी। समय व हम्म। बसरी वसायल में, तो ये फिल्म का प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र जिसके अंदर चलचित्र। भी सकेंगे, सामने वाला देखेगा भी, तो दोनों चीजें आ जाएंगी। तो ये इसके ऊपर भी सवालात ऐसे आते हैं। क्रिया सहायक सामग्री क्या है? ये क्रिया सहायक मतलब किसी ऐतिहासिक, क्रिया मतलब क्या होता है, कोई भी फेल वगैरह कोई काम करना। सहायक के मतलब वो काम हम्म। करने में मददगार जो सामग्री होंगी। किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उद्यान का भ्रमण करना, के मतलब कोई भी जो उद्यान वगैरह जैसा होता है, बाग वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती है, उस तरह से अतराफ में जो बना होगा। फिर उसके अलावा संग्रहालय मतलब क्या होगा, संग्रहालय। और उसके अलावा ऐतिहासिक यानी हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल ये चीज जो होंगी, तो इसका भ्रमण करना के वहाँ का जाना, तो क्रिया सहायक के उसमें हेल्पफुल होंगी, सीखने में जो मददगार होगा। उसके बाद मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन मतलब एक वैल्यूएबल जिसको कहा जाएगा मूल्यांकन, और उपचारात्मक हम्म। शिक्षण, इसको और क्या कह सकते हैं उर्दू में? तो मूल्यांकन एक मूल्यांकन। ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक क्या करेंगे, छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है। और निरंतर मतलब क्या होता है, अंतर यानी कि जिसमें डिस्टेंस आ जाए, निरंतर यानी कि हमेशा चलने वाली नीलम। हाँ कंटिन्यूअस, मुसलसल। कि निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान, कि उसका जो नॉलेज है और सीखने की प्रक्रिया का हम्म। आकलन करते हैं। तो ये आ जाएगा। जांच करते। हाँ मूल्यांकन है उपचारात्मक शिक्षण में आएगा ये। उसके अलावा अब यहाँ पर देखते हैं कि आकलन का क्या उद्देश्य होता है, कि आकलन का मकसद क्या होता है। आकलन मतलब क्या होगा, उर्दू में क्या कहेंगे आकलन को? समझ। अधिगम एक होता है, अधिगम मतलब सीखना, और आकलन यानी कि सिखाना सर। और उसके अलावा अर्जन। अर्जन तो वो अलग हो गया, वो तो उसूल में इक्तसाब में। आमोदिश रहता था ना, आमोदिश। हाँ तो वो तो अधिगम। अलग हो गया। सिखाना सर। हाँ तशखीस, असेसमेंट, असेसमेंट करना और सिखाना। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि शिक्षक कर रहा है छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन कर रहा है। तो आकलन कर रहा है मतलब तशखीस कर रहा है, जांच कर रहा है, असेसमेंट ले रहा है। तो असेसमेंट के वर्ड को ये आकलन आ जाएगा, और सीखने को कहा जाएगा अधिगम, और हुसूल या तहसील या फिर एक्विजिशन को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अर्जन। इस तरह से अर्जन, इस तरह तो अर्जन, एक्विजिशन या तहसील, हुसूल या भी इक्तसाब उर्दू में। और हिंदी में अर्जन, भाषा अर्जन, एक्विजिशन, इक्तसाब, हुसूल, तहसील, हासिल करना, ये सारा अर्जन। और दूसरा क्या हो गया कि अधिगम, अधिगम यानी लर्निंग और सीखना या हासिल करना, टारगेट आमोदिश। हम्म। लैंग्वेज। हाँ आमोदिश भी कह सकते हैं इसको, आमोदिश। और इसी तरह उर्दू में और दूसरा क्या नाम आता है इसको, हदफ जुबान, हदफ जुबान के लिए भी इस्तेमाल होगा, तो उसमें भी अधिगम होगा। तो ये होगा। और आकलन यानी असेसमेंट, तो आकलन का क्या उद्देश्य होता है अभी यहाँ पर भी बताया गया था। अब यहाँ पर है देखिए, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है, कि जो टीचर है, टीचर ने जो स्टूडेंट को सिखाया है, वो छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, उसकी तशखीस या फिर उसका आकलन हो रहा है। छात्रों की समस्या को दूर करना, कि उनके प्रॉब्लम्स जो है उसको दूर करना। छात्रों की योग्यता मतलब उनकी जो योग्यता है, रुचि, दिलचस्पी, कुशलताओं, जो कोशिशों और कुशलताएं वगैरह है उनके, और क्या कहेंगे कुशलता को, कि उनके जो फन हुनर वगैरह रहेगा।
एक हिसाब से देखा जाए तो क्या रहेगा? योग्यता मतलब उर्दू में क्या कहेंगे उसको? योग्यता, अहलियत, अहल होना सही मतलब तरीके से सर, योग्य यानी अहल। योग्यता मतलब सही तरीके से। तो स्किल्स मतलब महारतें, कुशलताएं, महारतें, स्किल्स वगैरह ये आ जाएंगी। रुचि, इंटरेस्ट और ये एबिलिटीज, योग्यता, उनको पहचान कर क्या करना है कि उनके अनुसार मतलब उस हिसाब से शिक्षण विधि को तैयार करना। ये जो शिक्षण विधि होती है तालीम की विधि को तैयार करना। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन अब क्या हो गया यहाँ पर? अभी तो हमने आकलन का तशखीस पढ़ा, अभी मूल्यांकन क्या है और मापन। मापन मतलब एक मापना, पैमाइश, एक वो जांचना, मापने, तो यानी जांचना। जांचने में आ गया। हाँ, तो जांचना जो मतलब हम चेक करते हैं, और ये तशखीस। तो अब मूल्यांकन मतलब क्या होगा? मूल्यांकन कदर पैमाई। कदर पैमाई, और इंग्लिश में? इवेल्युएशन। हाँ, इवेल्युएशन इवेल्युएशन। आ जाएगा। तो इवेल्युएशन, असेसमेंट वगैरह में ये चीजें आती है। और इसको मेजरमेंट वगैरह कह दिया जाएगा इंग्लिश में। और जांच, तशखीस, और फिर ये मूल्यांकन, कदर पैमाई वगैरह इस तरह। अब ये देखिए असेसमेंट में ये देखते हैं, अब इसका डिफरेंस भी देखिए। बहुत सारे सवाल इससे पहले भी किसी ने पिछले साल भी पूछा था कि असेसमेंट में और ये मूल्यांकन वगैरह में क्या फर्क होता है। तो असेसमेंट क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कि हाउ का इस्तेमाल, हाउ से याद रखिए कि असेसमेंट इज हाउ। ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे सीखता है। मापन जो होगा पैमाइश या फिर जांच, तो उसके अंदर मेजरमेंट में ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने, तो कितने को क्या कहेंगे? हाउ मच। तो ये हाउ हाउ मच प्रतिशत सीखा है, कि कितना परसेंट सीखा है। तो ये हाउ एंड हाउ मच और आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का एक हिस्सा होते हैं। कि मूल्यांकन तो ये होगा कि जिसके अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों का, दोनों भी आ जाएगा, कि कितना परसेंट सीखा है और कैसे सीखा है, ये दोनों चीजें। अब देखते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। तशखीसी जो जांच होती है, निदानात्मक परीक्षण उसको कहा जाता है हिंदी में, निदानात्मक। आगमनात्मक मतलब क्या हो गया? आगमनात्मक का मतलब क्या होता है उर्दू में? इस्तेकराई तरीका। और इंग्लिश? इस्तेकराई। हाँ, और निगमनात्मक जो होता है तो वो डिडक्टिव रीजनिंग। और इस्तेकराजी, इस्तेखराजी। इस्तिखराजी तरीका। हाँ, ये तो दो चीज। इस्तेखराई और इस्तेखराई तरीका। हाँ, ये चीजें थी। अब देखिए निदानात्मक का अगर टर्म आता है तो कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट या तशखीसी जांच को कहा जाएगा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। तो जब बच्चे छात्रों को विकास विषय में, के शिक्षक जो रहेंगे, तो शिक्षक जो रहेंगे तो छात्रों को, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उनको किसी विषय में, कोई मजमून में कार्य करने को देता है, कि कोई काम देता है, और उसमें छात्र, जो स्टूडेंट होंगे, असफल या कठिनाई अनुभव करता है, कि उसके अंदर अगर वो फेल होता है, नाकाम होता है, या फिर उसको मुश्किल होती है, मुश्किल से जूझता है, तो छात्र की असफलता, तो स्टूडेंट्स की जो नाकामी होंगी और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है, कि जिसको ही हम तशखीस कहेंगे, और डायग्नोस किया जा रहा है वहाँ पर, तो ये निदान कहलाएगा। तो क्या हो गया, एक मतलब फिर देखते हैं कि जब कोई शिक्षक है, जो अगर टीचर, वो स्टूडेंट को, यानी कि छात्रों को किसी विषय में, कि कोई भी जो विषय है, मजमून, उसके अंदर क्या कर रहा है कि कोई काम करने को दे रहा है, और उसमें जो स्टूडेंट्स है तो वो असफल हो रहे हैं, या फिर कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। असफल होना मतलब जैसे कि नाकाम हो रहे हैं, या फिर कोई उनको दिक्कत आ रही है, तो उसमें छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना है, कि वजह जानना निदान कहलाएगा, डायग्नोस करना तशखीस कहलाएगा। तो ये हो गया निदानात्मक परीक्षण, कि जिसमें डायग्नोस्टिक तशखीसी जांच ये होगी। अब रेमेडियल टीचिंग के ऊपर बहुत सारा आता है, जिसको कहेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण।
जैसे उपचारात्मक को हमने ऊपर भी देखा था, तो उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल टीचिंग जिसको कहा जाता है, और जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है? क्या कहा गलतियों जाता को दोबारा है जी? बच्चों की गलतियों को दोबारा सुधार कर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बच्चों की गलतियों को दोबारा सुधार कर जो टीचर की इसमें लिया सर जाता है उसको मौले उपचारात्मक जाती शिक्षण हाँ, कहते मौले जाति तदरीस। तदरीस ये नाम उसको आता है, मतलब उर्दू में मौले जाति तदरीस हम्म उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग, ये वाला। अब इसमें हम्म क्या आता है वो बाद में देखना है। जैसे इसका मतलब ये टर्म्स आते हैं तीनों में। तो ये है कि जब कोई टीचर है वो बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है। यहाँ पर क्या था कि तशखीस कब कर रहे हैं कि उसकी वजह जान रहे हैं कि जो कठिनाई या असफलता हो रही है पढ़ाने के बाद काम करने को देने में। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि उसकी तशखीस की हमने शनाख्त या निदान कहलाया, और उसके बाद में अब रेमेडियल टीचिंग होगी मौले जाति तदरीस के, जिसके अंदर शिक्षक जो रहेगा तो बच्चों की कमियों को दूर कर रहा है, देखिए दूर करके दोबारा से दोबारा से शिक्षण करवाता है, तो वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। कि मतलब मौले जाति कि जैसे कि अगर वो यानी इलाज का टर्म आ गया, उपचार का आ गया, रेमेडियल का आ गया, तो रेमेडियल सिरप वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे आता है, रेमेडी वगैरह दवाई अद्वैयात में। तो क्या हो गया कि उसको दवा कब दी जा रही है कि जब उसमें कमी है, तो कमी को दूर करी जा रही है, तो दोबारा से शिक्षण करवा रहा है जब वो, कि एक मौले हम्म जाति तदरीस के जरिए कमी को दूर कर दी जा रही है, तो अब वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक नोट है कि निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने उपचारात्मक कर दिया। तो कह रहे हैं कि पहले तशखीस से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लेंगे, कि जिसमें निदान जब हो जाएगा तो उसके बाद अब उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो ये याद रखना है। उसके बाद में है कि उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को क्या कहा जाएगा? कि अवेलेबल जो परीक्षण जो रहेगा, अवेलेबल टेस्ट वगैरह, और उसको क्या कह सकते हैं और उर्दू में मौजूद जो टेस्ट वगैरह सारी चीजें ऐसे में ले लेंगे उसको। तो इस परीक्षा का मतलब इस टेस्ट का क्या प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा, मतलब मेन मकसद ये अनुमान लगाना, मतलब ये अंदाजा लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से क्या कर रहे हैं, कि ये अनुमान लगा रहे हैं या फिर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शिक्षण कार्यक्रम से, कि पढ़ाने के प्रोग्राम से शिक्ष शिक्षार्थियों ने क्या सीखा, जो सीख रहे थे तुलबा, उन्होंने क्या सीखा। एक ये चीज हो गई कि उपलब्धि परीक्षण में क्या हो रहा है कि इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य ये है कि मकसद के अनुमान लगाना के अंदाजा के ये कार्यक्रम से शिक्षार्थियों ने क्या सीखा। दूसरा ये है कि भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया, और उनके आधार पर, उनके बेस पर भाषा का प्रयोग, कि उसका इस्तेमाल किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है, आदि वगैरह। कि उसको क्या कर रहा है कि भाषा के जो कौशल है, भाषा कौशल को उर्दू में क्या कहा जाएगा, ये इंग्लिश में? सर फॉर्मेटिव असेसमेंट वो है कि सर ये समेटिव फॉर्मेटिव। भाषा कौशल कि भाषा कौशल, जबान की महारतें। हाँ जुबान की महारत है बराबर, कि इसको इंग्लिश में हम लैंग्वेज स्किल्स वगैरह भी कह सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स या फिर जुबान की महारतों को, ये कौशल्य जो है तो कहाँ तक सीख पाया, और उनके आधार पर, उनकी बेस पर भाषा का प्रयोग, उसका इस्तेमाल किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है वगैरह। तो ये उपलब्ध परीक्षण ये कहलाता है। उसके बाद है कि दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा ये क्या होती है? एफिशिएंट एफिशिएंसी टेस्ट जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहा जाएगा? कारकर्दगी का टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, कारकर्दगी का टेस्ट या फिर दक्षता परीक्षा। इसमें ये जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है। कि कारकर्दगी का ही जैसा हो रहा है
कहाँ तक के वेन से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ तक समझ पाया है। वेन तो मतलब सिर्फ कब हो जाएगा, और कहाँ तक इसके अंदर है, तो कहाँ तक को क्या कहेंगे इंग्लिश में? मतलब एक उसकी एक प्रोसेस होती है कि टिल कौन सी चीज तक, मतलब एक तक के लिए उसको ये याद रख सकते हैं आपकी समझ पाया। और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता, ये दक्षता मतलब हमने क्या देखा कि कारकर्दगी, एफिशिएंसी, कि उसकी जो दक्षता है कारकर्दगी या प्रवीणता। प्रवीणता मतलब क्या रहेंगी? प्रवीणता का स्तर कितना है, तो उर्दू और इंग्लिश में हम क्या कह सकेंगे? तो क्या कहेंगे प्रवीणता मतलब? सर दक्षता के मीनिंग महारत है सर। कारकर्दगी। दक्षता मीन्स तो प्रवीणता मतलब उसकी महारत। तो नहीं सर, दक्षता मीन्स महारत। दक्षता मतलब वो कारकर्दगी का उसको लिया जाएगा टेस्ट। हाँ। महारत हम्म। का टेस्ट या कारकर्दगी एक ही चीज हो जाती है वो, मतलब एक ही टर्म। अच्छा। हाँ, जैसे कि एफिशिएंसी, या फिर अब महारत कहा जाएगा तो स्किल डायरेक्ट नहीं कहेंगे तो एफिशिएंसी में आ जाएंगे, कॉमन सिमिलर टर्म में। तो ये दक्षता जो रहेगी उसकी प्रवीणता। तो अब ये जैसे कि दो टर्म है, तो उसकी महारत की सतह क्या है, तो उसका स्तर क्या रहेगा कि उसकी महारत का स्तर डायरेक्ट कितना है। क्योंकि डायरेक्ट उसकी महारत की परीक्षा मतलब ऐसा हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाएगा डायरेक्ट। तब दक्षता का परीक्षा यानी कि कारकर्दगी, उसकी क्या कारकर्दगी रही। तो उस वजह से इसमें ये जाना जा सकता है कि अब देखिए दो टर्म लिए गए कि उसकी दक्षता या प्रवीणता, यानी आप कुछ भी कह लो, कारकर्दगी कह लो या महारत कह लो। तो प्रवीणता यानी कि हम्म। महारत का स्तर कितना है, कि उसका लेवल कितना है, तो ये चीज उसके अंदर आ जाएगी। हम्म। तो ये दक्षता का परीक्षा ही हो जाएंगे। अब उसके बाद में होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे तशखीसी जांच ओके। वगैरह सारे जो कंफ्यूज नहीं होने के लिए, मतलब ये सारी चीजें आ रही है। तो इसमें क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा जाएगा कि अभिरुचि परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर अभिरुचि परीक्षा को और क्या कह सकते हैं? एप्टीट्यूड को एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश। उर्दू में क्या कह सकते हैं इसको? जैसे कि TAIT जो होता है, काबिलियत का टेस्ट, टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वैसे ही एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसको हम अभिरुचि परीक्षा और काबिलियत का टेस्ट कहा जा सकता है। अब इससे क्या पता चलेगा कि इससे ये पता चलता है कि शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। कि जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी उपयुक्त अभिरुचि मतलब उसका लेवल है या नहीं, डायरेक्टली उसका इंटरेस्ट रखता है या नहीं, मुनासिब एक इंटरेस्ट उसके अंदर है या नहीं, दिलचस्पी रखता है या नहीं, ये देखना। तो काबिलियत टेस्ट में क्या देखा जाएगा कि उसकी दिलचस्पी है या नहीं। दूसरा ये हो जाएगा कि ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, कि ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं, कि उससे जो अपेक्षा की जा रही है, यानी उम्मीद जो लगाई जा रही है, तो उस एजुकेशन के हिसाब से उस शिक्षण में कामयाब हो पाएगा या नहीं। तीसरा ये है कि इसके लिए ये आवश्यक नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो। कि लक्ष्य विषय मतलब क्या हो रहा है कि आगे जो आने वाला जो टारगेट, जो उसका सब्जेक्ट है, उसका पूर्व ज्ञान होना ये जरूरी नहीं है। किंतु दक्षता परीक्षा के लिए, कि महारती जो कारकर्दगी वाली परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ये दोनों भी उसके लिए जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या निकला थर्ड का, इसके लिए ये आवश्यक क्यों जरूरी नहीं है कि शिक्षार्थियों को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान होना, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय अलग अलग मिक्स कर दिया गया है, जिसमें
दिमाग में बहुत सारों के जंबल हो रहा होगा कि दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना, तीन चीजें आ गई कि दक्षता परीक्षा के कारकर्दगी के टेस्ट के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना, कि जो टारगेट जो मजमून है उसका नॉलेज होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे एक इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, तो एप्टीट्यूड काबिलियत ये होता है कि कभी कभार एक, जैसे कि मिसाल के तौर पे बाजू बता दिया जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट अगर हम लिख देते हैं तो एक एक उसका देखेंगे हम कि किस तरह से आएगा। मिसाल बताने के लिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कि इसके अंदर फ्यूचर ट्रेनिंग सम स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल के ऊपर होता है डिपेंड। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसमें देखिए क्या क्या होते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो कि टेट में भी आपको आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मुरक्कब सूद और सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे ये चीज़ें जो आती है। तो ये क्या है कि ये सब्जेक्ट वाइज नहीं रहते, इसके हिसाब से आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड देखा जाता है। चेन के रूल, पाइप्स, एक पाइप इतने देर में भरता है, उतना कितना भरेगा, फला फला, प्रोबेबिलिटी, एहतमाल वगैरह, ट्रू डिस्काउंट, ऑड मैन आउट सीरीज। तो ये क्या है, उसके कंपोनेंट्स है, पार्ट्स हैं। तो ये कोई एक टारगेट सब्जेक्ट नहीं है कोई एक, जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स हो गया आपका अच्छा, या फिर आपका सिर्फ साइंस देख लिया गया। तो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस उसको कहा जा रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो उस वजह से क्या कहा जा रहा है कि इसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि शिक्षार्थियों को लक्ष्य विषय जो होगा, टारगेट मजमून, तो उसका पूर्व ज्ञान हो, कि मतलब आपको तारीख कितनी पढ़ी है आपने सिर्फ, या फिर किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। कि ऐसा भी नहीं है जरूरी कि जो अहलियती परीक्षा है तो जो टारगेट विषय का ही ज्ञान होना, तो वो भी जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको ले रहे हैं टेट के बेसिस पे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या जरूरत है इसकी? हाँ, इसकी जरूरत ही नहीं है ना, कि मतलब आपका ये टेस्ट लिया जाए कि अगर मैथ्स का टीचर है या कोई टीचर है, तो साइंस का टीचर है, उर्दू का टीचर है, तो उर्दू को क्या जरूरत है ये सब लेने की, मतलब डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इसका मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एप्टीट्यूड एबिलिटी जो टेस्ट है, तो काबिलियत एक इम्तिहान है बस। तो ये उसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि शिक्षार्थियों को लक्ष्य विषय का पिछला ज्ञान होना, उसकी खुद की एबिलिटी वो बताई जाएंगी कि उसका रीजनिंग क्या है। उसके बाद में प्राथमिक स्तर पर, अब यहाँ से कुछ सवालात है, इसको देखना है कि प्राथमिक स्तर पर, कि मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है उसका आकलन करने का, उसकी तशखीस करने का उद्देश्य क्या होता है, मकसद। तो पहला क्या है कि उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या उसके बोलने की कुशलता का आकलन। कौन सा होगा? सर बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का। तो बी वाला जवाब बिल्कुल सही है। यस आंसर सर। क्या है कि उसके भाषा हम्म। प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो लैंग्वेज होती है उसकी तशखीस करने का मेन मकसद ये होता है कि उसके भाषा प्रयोग की, के भाषा प्रयोग की क्षमता, एबिलिटी का एक उनका आकलन करना। आकलन करना मतलब आकलन। तशखीस करना। और ये क्यों नहीं हुआ लेखन क्षमता? क्योंकि भाषा का लेखन से नहीं है। और बोलना क्यों नहीं हुआ कुशलता, बोलने की महारत? क्योंकि सिर्फ बोलना नहीं आ रहा, भाषा जो है वो सीखने वाली भाषा है, बोली जाने वाली नहीं, तो इसलिए भाषा का प्रयोग करना मेन आना चाहिए। और पठन क्षमता पढ़ने का होता है इसलिए। उसके बाद में नेक्स्ट के प्राइमरी स्किल इसमें से क्या होते हैं वो देखना है। तो प्राइमरी स्किल्स क्या होता है? सुनना, बोलना। और बोलना लिखना या रीइंफोर्समेंट स्किल्स भी आते हैं, पूर्ण बलन। ये दो चीजें कैटेगरीज दिखाई जा रही है कि, और ज़ैली महारतें क्या होती है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार, जिसमें हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है वो सारे। लेकिन प्राइमरी स्किल अगर पूछा जाता है तो सुनना और बोलना आता है। और कभी कभार अलग अलग अंदाज से पूछा जाता है तो एक स्किप करना होता है, जैसे कि सुनना बोलना छोड़कर पढ़ना, सुनना और पढ़ना, और बोलना और लिखना। ये वाले महारतें हम पहले देख चुके हैं।
और उसको एक बार रिवीजन आपने ले लेना है। तो प्राइमरी इसके लिए कि सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना क्यों नहीं कहा गया प्राइमरी, वो सेकेंडरी हो जाएंगी इस वजह से। तो ये क्या हो जाएंगी, सुनना और ये बोलना, ये प्राइमरी स्किल होगी। सुनना और बोलना, और ये रीइंफोर्समेंट स्किल मतलब क्या होगी, बोलना लिखना। बोलना और लिखना। अब ये इसको रीइंफोर्समेंट मतलब उर्दू में क्या कहा जाएगा, Reinforcement, यानी कुमक, अप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई। उसको उर्दू में कमक क्यों कहा जाता है, कमक की महारत से कमक का टर्म इस्तेमाल होता है उसमें। हम्म, या फिर रीइंफोर्समेंट उसको क्यों कहा जा रहा है। पूर्ण बलन को सुदृढ़ीकरण वगैरह भी हम कह सकते हैं, कभी कभार सुदृढ़ीकरण कौशल में भी वो आता है। तो ये प्राइमरी अगर ये हो गया तो उसको रीइंफोर्समेंट के अंदर रखा जा रहा है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या आएगा डायरेक्ट, हौसला अफजाई करना है ना, कोई भी चीज। अ, रीइंफोर्समेंट मतलब डायरेक्ट क्या ये होता है प्राइमरी। कि कुछ चीज को स्ट्रांग बनाना, समथिंग स्ट्रांगर, जिसको जैसे कहा जाता है कि सी हाँ, वॉल इज वीक इन प्लेस, मजबूती वाला एक्स्ट्रा। तो जैसे कि मजबूत बनाने वाला जो होगा तो ये रहेगा। तो ये प्राइमरी सिर्फ ये कहा गया है, सुनना जो रहेगा सिर्फ सुनना और बोलना, इसको बुनियादी में रखा गया, प्राइमरी स्किल्स में, बुनियादी महारतों में। जबकि मजबूती वाली या फिर पुख्ता महारतें जिसको हम कह दें, ये पुख्ता महारतें पूर्ण बलन, तो बोलना और लिखना, जैसे कि लिखना भी ज्यादा मायने वाला रखा जाता है। अब यहाँ मगर ये प्राइमरी में आया था तो बोलना यहाँ पर डबल क्यों आ गया, जबकि पढ़ना नहीं आया वहां पर। तो फिलहाल उसको याद रखिए। और बहुभाषिकता जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको कसीरुल लिसानियत कहा जाता है, तो वो ये है कि एनसीएफ जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुभाषिकता से संसाधन मानता है। और उसको क्या सोजम। बोलते हैं, संसाधन। संसाधन मतलब क्या होता है, संसाधन एक रिसोर्स होगा क्या, संसाधन का मतलब। हाँ सर, रिसोर्सिस ना, एनसीएफ बहुभाषिक। हाँ, तो उसको रिसोर्स के तौर पर देख रहा है वो, एक मतलब रिसोर्स, यानी कि अब उसको उर्दू में क्या कहा जाएगा, जरिया, जरिया। वसीला, वसीला भी कह सकते हैं, वसीला के तौर पे मानता है वो। तो एनसेप क्या करता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मल्टीलिंगुअलिज्म को, कसीरुल लिसानियत को एक जरिए, वसीले के तौर पे मानता है। बहुभाषिकता का मतलब ये है कि एक ही कक्षा में, एक ही अगर क्लास है उसमें कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना, कि एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे वहां पर होना। और बहुभाषी कक्षा में जो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम होंगी तो उसमें बच्चे की मातृभाषा जो रहेंगी, मादरी जुबान, उसको संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, कि वसीले के तौर पर, कि मदर टंग यूज होंगी इस्तेमाल में लाने वाली जुबान के तौर पर, ऐसे। उसके बाद बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश वो डैश का अभिन्न अंग भी है। तो कौन कौन सा है, ये और मल्टीलिंगुअलिज्म, साहित्य। कसीरुल लिसानियत हमारी क्या है, पहचान भी है और हमारी सभ्यता भी है, और संस्कृति यानी कि तहजीब। सभ्यता मतलब क्या होगा, हाँ, अभिन्न अंग होना मतलब ऐसे है कि अटूट जुड़ा होना। तो क्या रहेगा बोलिए। साहित्य मतलब एक तो ये हो जाएगा कि मदद, इमदादी। संस्कृति मतलब ये तहजीबी, संस्कृति यहाँ पर भी आ गया, चुनौती, चैलेंजिंग। साहित्य ये भी मददगार। सभ्यता मतलब क्या हो जाएगा, सभ्यता। ऑप्शन ए आएगा सर। सभ्यता की मीनिंग क्या सभ्यता होती और संस्कृति। तहजीब और सकाफत, है? तहजीब इसमें और सकाफत।
हाँ जी। संस्कृति को सकाफत के तौर पे लिया जाएगा। और उसका जवाब आएगा ए, जिसका है तहजीब और सकाफत, सभ्यता और संस्कृति। तो तहजीब और सकाफत, ऐसा तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी हमारी तहजीब और सकाफत का अभिन्न अंग भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के तौर पर, कि टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तक, तो ये क्या है कि कई संसाधनों में से एक संसाधन है, कि कई वसीलों रिसोर्सेस में से एक रिसोर्स है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही पर सोलली डिपेंड नहीं रह सकते, ये पूरी तौर पे मुनहसिर हो गए इस पर। तो मुनहसिर होने वाला वसीला नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होनी चाहिए? रंग बिरंगी, आसान भाषा में भी होनी चाहिए कि बोलचाल की भाषा में। उसके बाद है कि व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, कि जो नॉलेज होगा व्यवहारिक ज्ञान उस पर आधारित इस्तेमाल में भी आनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, कि उसका जो लेवल होगा तो उसके अनुरूप होनी चाहिए, उसके लिहाज से होनी चाहिए। तो ये टेक्स्ट बुक के तौर पे हो गया। उसके बाद में त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा का सूत्र मतलब क्या है? कि 1964-66 में कोठारी आयोग द्वारा, कि कोठारी कमीशन जो है उसके जरिए त्रिभाषा यानी सैलिस्तानी फॉर्मूला सूत्र, कि सैलिस्तानी फॉर्मूला जो है उसकी संकल्पना दी गई। और पहली भाषा के रूप में मातृभाषा यानी मदर टंग, मातृभाषा ये क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए, कि उसकी एरिया वाइज बोली वाली भाषा या फिर मातृभाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में अगर सेकंड लैंग्वेज की अगर बात करें तो वहाँ पर हिंदी भाषा है, जो कि हिंदी भाषा राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, कि राज्य में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा मतलब क्या हो जाएगा? कि हिंदी भाषा स्टेट में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, या फिर अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। इसका क्या हो गया? कि दूसरी जो जुबान थी, दूसरी जुबान के रूप में हिंदी भाषा को भाषी राज्य में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, कि कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा मतलब क्या हो गया? कि कोई हिंदी के अलावा कि वाली, अंग्रेजी जबान को भैया दूसरी इस पे रखा गया है मतलब। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी यहाँ में है। आधुनिक भारतीय भाषा के भारत में बोली जाने वाली कोई भी दूसरी जुबान या फिर अंग्रेजी को, और भी है कि गैर हिंदी, कि हिंदी छोड़कर, कि हिंदी तो पहले ले लिया गया, हम्म, कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में, कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती उसको कहा जाएगा कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र, कि ऐसे एरिया जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पे वहाँ पर पढ़ाया जाना है। इस तरह हम्म, इसको और एक मरतबा समझना होगा, अभी एक ही मिनट बचा है उसमें त्रिभाषा का। और तीसरा है कि तृतीय भाषा के रूप में तीसरी भाषा में हिंदी भाषा, इस पर पहले सवालत आ चुके हैं। हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषा, कि हिंदी और गैर हिंदी जो भी रहेंगी, कि भाषा दोनों राज्यों में, कि दोनों भी जो स्टेट्स होंगे उसमें अंग्रेजी या कोई, कि इंग्लिश के अलावा कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। तो फिर तीसरे में आएंगे, इंग्लिश होता है ना तो उसके जिसमें क्या आ रहा है कि पहले तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषा में अंग्रेजी या फिर कोई भी ऐसी भाषा जो कि दूसरी जुबान के तौर पर अभी पढ़ाई नहीं गई हो, तो तीसरी में रखना है। मतलब लेवल्स रख रहे हैं, पहले में मातृभाषा या भाषा, दूसरे में भाषा में हिंदी रख दिया गया है कोई दूसरी,